स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे वो सारे क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें आने चाहिए और हमारा चैप्टर कंप्लीटली तैयार हो जाए। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम हमेशा सेक्शन 39 में रीड करते हैं। जैसे 31 में हमारा एडमिशन है, 32 में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, सेक्शन 35 में डेथ ऑफ द पार्टनर है, 39 में हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 वी रीड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है बच्चों? जब फर्म ही डिसॉल्व हो जाए, बंद हो जाए, वाइंड अप हो जाए, तो इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कभी आपसे कोई पूछे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में प्रेजेंट प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाता है। वो चेंज एडमिशन से भी हो सकता है, रिटायरमेंट से भी, डेथ से भी, या चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, या फिर एक कॉन्सेप्ट और है, दो फर्म जब आपस में अमालगमेट हो जाए तो अमालगमेशन से भी ये होता है। बट जब फर्म ही डिसॉल्व हो जाए, सारे एसेट्स रियलाइज हो जाए, मतलब सोल्ड हो जाए, और सारी लायबिलिटीज पेड हो जाए, तो ऐसे में जो कॉन्सेप्ट कहलाता है उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टेट्स दैट व्हेन ऑल द एसेट्स आर रियलाइज्ड, मतलब सोल्ड, and all the liabilities are paid off, this is known as dissolution of partnership firm। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कई सारे मोड्स होते हैं, जैसे कंपलसरी डिसोल्यूशन, जैसे डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय रिटर्न नोटिस। तो दीज आर द वेरियस सिचुएशंस, वेरियस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद है बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, भाई ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में हम सेक्शन 48 को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले फर्म डिसॉल्व होते में आउटसाइड लायबिलिटीज पे करती है, उसके बाद इंटरनल पार्टनर्स लोन देती है, और लास्ट में इंटरनल पार्टनर्स कैपिटल। तो दिस इज द सेक्शन 48 जिसमें हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्लियर करते हैं। सेक्शन 49 में हम लोग का रहता है कि दो तरीके की डेप्ट होती है, उसमें फर्म्स डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट। प्राइवेट डेप्ट पार्टनर्स पर्सनली पे करते हैं, और फर्म्स डेप्ट पहले फर्म पे करती है, और अगर कोई भी अमाउंट रह जाता है तो वो पार्टनर्स पर्सनली देते हैं, बिकॉज ऑफ हैविंग द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पर बस इतना सा थियोरेटिकल पोर्शन है, इस चैप्टर का अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, कोई आपसे पूछ बैठे कि भाई ये तो बताओ कि इस चैप्टर में कितने अकाउंट बनाने हैं। तो नॉर्मली 3 अकाउंट बनाने हैं। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कभी कभी हमें बनाना पड़ जाता है लोन अकाउंट, लेकिन जो मेन है वो है बैंक अकाउंट। तो दीज आर द बेसिक अकाउंट जो हमें इस चैप्टर में बनाने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहला अकाउंट जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें नॉमिनल रूल का फॉलो करना होगा, और नॉमिनल रूल को फॉलो करने के लिए बच्चों हमें हमेशा याद रखना है कि एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं और हमारी इनकम्स एंड गेन्स हमेशा क्रेडिट हो जाती हैं। तो नॉमिनल रूल से ये अकाउंट बनता है, इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। और पर्टिकुलर अमाउंट इसका फॉर्मेट है, टी शेप है। और सबसे पहले हम लिखेंगे सारे एसेट्स। इसमें क्या सारे एसेट्स आएंगे बैलेंस शीट के? यस, अमाउंट लिखेंगे बाहर। तो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं बच्चों जो यहाँ नहीं आते हैं, और वो है हमारे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इंटरनल पार्टनर लोन एसेट साइड वाला, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। बाकी सब आता है, बाकी सब का सब आता है। इसके बाद यहाँ पर हम सारे लायबिलिटीज लिखेंगे, बैलेंस शीट की नाम लिखेंगे, ऐड करेंगे वैल्यू करके बाहर। तो क्या सारी एसेट्स लायबिलिटीज आ जाएंगी? यस, ऑलमोस्ट सारी आ जाती हैं। तो कौन कौन सी लायबिलिटीज नहीं आती हैं? तो वो है करेंट अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट, इंटरनल पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, WCR और IFR मतलब स्पेसिफिक फंड्स। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या डेटर से प्रोविजन माइनस करता हुआ है, तो उसको लिख देंगे। क्या लायबिलिटी साइड IFR है तो इन दोनों को या तो ऐड करके लिख देना एक बार या बाहर लिख देना। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, आप यहाँ पर बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। और इस लाइन का मतलब होता है एसेट्स रियलाइज, मतलब एसेट्स का सोल्ड हो जाना। ये हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से पढ़ के ही हम करेंगे। अगर हमें अच्छा रीडेबल है, अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, तो हम ये सोल्ड इजीली कर पाएंगे। ये इसका एक डमी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक मशीन है जो कि 10% बढ़ गई। तो मान लो 1 लाख की मशीन है तो 10% बढ़ गई, मतलब यहाँ मशीन की कीमत 1,10,000 में बढ़ी और वो रियलाइज हो गई, तो 1,10,000 में रियलाइज हुई। अगर क्वेश्चन कह रहा है मशीनरी रियलाइज 110%। ऐसे ही लॉस भी बोल सकते हैं, ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि आधी मशीनरी किसी पार्टनर ने ले ली। तो अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स ले लेता है तो कंसर्न पार्टनर का यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में बताएंगे कि उसने कौन सी एसेट्स ले ली है। और यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड वाला पोर्शन फिनिश हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे लौट के फिर से डेबिट साइड पे और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर बच्चों जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज आपने यहाँ उतारी थी सेकंड स्टेप पे, वो सारी आउटसाइड लायबिलिटीज हम यहाँ पर पे कर देंगे। पॉइंट नंबर 6 पे सारी लायबिलिटी हम यहाँ पर पे करेंगे। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्रेडिटर्स 10% लेस में पे हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट 5% रेट हाई में पे कर दिया, या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमने पे कर दिए फुल अमाउंट में। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बोलेगा या बिल्स पेबल व्हाटएवर इट इज, आप उसे पे करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो क्वेश्चन हमें दे रहा है या बोल रहा है वो। अगर हमारी कोई रियलाइजेशन का खर्चा है, अगर वो फर्म ने दिया है तो रियलाइजेशन का खर्चा भी पे करेंगे। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी खर्चा किसी पार्टनर ने कह दिया कि हम पे कर देंगे, तो उस पार्टनर का नाम लिखकर लायबिलिटी बताएंगे कि कौन सी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिसेस ए का लोन है और मिस्टर ए ने कहा, जो कि एक पार्टनर है, कि मिसेस ए का लोन मैं पे कर दूंगा, तो टू एज कैपिटल अकाउंट मिसेस ए लोन टेकन ओवर। उसके बाद 9th और 10th स्टेप में हम बैलेंस करेंगे। अगर क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है और डेबिट साइड की वैल्यू कम, तो बैलेंस टू प्रॉफिट से होगा, और अगर उल्टा हो जाए तो बैलेंस बाई लॉस से होगा। और इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ इसकी जनरल एंट्री भी समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर एसेट्स रियलाइज की एंट्री आ रही है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चाहे कोई भी एसेट रियलाइज हो, आप कभी भी एसेट को डेबिट मत करना बच्चों, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ही करना। लायबिलिटीज पेड की एंट्री हो जाए तो अगर फर्म ने पे किया है तो रियलाइजेशन टू बैंक करना, और अगर किसी पार्टनर ने पे किया है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर का नाम। अगर कोई एसेट कोई पार्टनर टेकन ओवर कर ले तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन प्रॉफिट की एंट्री रियलाइजेशन टू ऑल पार्टनर, डिसोल्यूशन लॉस की एंट्री ऑल पार्टनर टू रियलाइजेशन। यही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। एक और बात, 2 बातें और इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए फर्म ने कोई एसेट दे दिए हैं और सेटलमेंट हो गया है तो एंट्री नो एंट्री होगी। और मान लो अगर मेरा कर्जा कोई 1,40 का था, मैंने अपनी बिल्डिंग 1 लाख की दे दी, सेटलमेंट नहीं बोला है, तो 40,000 फर्म को और देने हैं, तो रियलाइजेशन टू बैंक। 1,40 की बिल्डिंग है, मैंने 2 लाख दे दिया, सेटलमेंट नहीं है, 60,000 वापस आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का खर्चा अगर किसी पार्टनर को दिया है, रियलाइजेशन टू पार्टनर का नाम। एज्यूम कर लेते हैं राम नाम के पार्टनर को रियलाइजेशन का खर्चा की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसके लिए उसे रेम्यूनरेशन भी दिया गया है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू राम।
अगर राम के बदले फर्म पे कर दे तो अगली एंट्री हो जाएगी राम टू बैंक, अगर अमाउंट सेम है तो। और अगर अमाउंट सेम नहीं है तो एक की जगह दो एंट्री होंगी, वो होंगी रियलाइजेशन टू राम 10,000 10,000 अगर 10,000 वैल्यू है तो, और 7,000 फर्म ने दे दिया तो राम टू बैंक 7,000 7,000। तो अगर एक ही अमाउंट है कि फर्म ने पे कर दिया बिहाफ पर तो एंट्री एक ही होगी, अमाउंट बदल जाएंगे तो एंट्री दो हो जाएंगी। अगर मान लो मेरे कर्जे हैं तो पहला कर्जा मैंने ऐसा है कि 2 लाख का है, मैंने 1.5 लाख रुपया उसको एसेट दे दिया, बाकी मैंने उसको कैश दिया, तो जो मैंने कैश दिया हम उसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू कैश। अगला है हमारा चैप्टर का दूसरा अकाउंट जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स को एज्यूम करके मैं इस फॉर्मेट को आपको सिखा रही हूं और ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी नॉमिनल रूल से ही बनता है, इनकमिंग्स क्रेडिट में आती हैं और सारी आउटगोइंग्स ऑन द डेबिट साइड। पहली एंट्री बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे। इफ इन केस किसी पार्टनर का कैपिटल एसेट साइड दे रखा है तो उसको इधर की साइड मतलब डेबिट साइड पहुंचाएंगे। उसके बाद जितने भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और P&L जो कि बैलेंस शीट लायबिलिटी में है, गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये एसेट साइड होगा, गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। IFR ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, WCR बचा है तो WCR पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पार्टनर्स ने अगर एसेट टेकर ओवर किया था तो पॉइंट नंबर 5 जो हमने यहाँ किया था उसे क्रॉस साइड बैलेंस करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एसेट्स टेकन ओवर जिस भी पार्टनर ने की होगी वहां बताएंगे। और अपोजिट साइड जो हमारी लायबिलिटी टेकन ओवर थी उसको भी क्रॉस करके ले आएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी टेकन ओवर। तो इस तरह से इसे बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद हमें लास्टली इसको वाइंड अप करना है। कैसे? जिधर की साइड भी ज्यादा वैल्यू होगी उस वैल्यू को दोनों साइड ले लेंगे। जरूरी नहीं ज्यादा वाली साइड की वैल्यू डेबिट में ही हो, कि जरूरी नहीं क्रेडिट में ही हो। मान लो ए पार्टनर में हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है और डेबिट का कम है तो टू बैंक अकाउंट से हमारी डेबिट में बैलेंस होगा। और अगर बी में हमारा डेबिट का वैल्यू ज्यादा है तो इसकी बैलेंसिंग बाई बैंक अकाउंट से ऑन द क्रेडिट साइड होगी। और यहाँ अगर सी की वैल्यू ज्यादा तो बैलेंस यहाँ होगा। और इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जनरल एंट्री की भी बात कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या फिर P&L क्रेडिट में से कोई भी एंट्री आए तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू ऑल पार्टनर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L डेबिट में से अगर कोई भी एंट्री आए तो ऑल पार्टनर्स टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू टू P&L। उसके बाद WCR की एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लेम है तो WCR टू क्लेम टू ऑल पार्टनर, क्लेम बराबर है तो WCR टू क्लेम, और अगर क्लेम ज्यादा है तो WCR रियलाइजेशन टू क्लेम। उसके बाद चलते हैं हम बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट पे चलेंगे और नेक्स्ट देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। बैंक अकाउंट भी टी शेप होता है लेकिन रियल रूल के अकॉर्डिंग बनेगा और इसमें हमारा पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। रूल होगा रियल, क्रेडिट और डेबिट। जो भी क्वेश्चन बैलेंस शीट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है वो लिखेंगे। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट से जो आपने स्टेप नंबर 4 में एसेट्स रियलाइज किए थे, स्टेप नंबर 4 में जो एसेट रियलाइज करे थे उसे लिख लेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि क्या कोई इंटरनल पार्टनर्स लोन है, वो भी किधर की साइड वाला, एसेट साइड वाला। अगर कोई लोन है तो उसे लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कोई आपने क्रेडिट साइड बैलेंस किया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आएगा। इन सबको ऐड करेंगे। उसके बाद सेक्शन 48 को फॉलो करते हुए सेटलमेंट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट से। पहले आउटसाइड लायबिलिटी जो हमने यहाँ पर पे की थी 6th और 7th पॉइंट में, 6th और 7th पॉइंट की यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी पे करेंगे।
फिर लाइबिलिटी साइड चेक करेंगे, कहीं कोई इंटरनल पार्टनर लोन है, लाइबिलिटी साइड वाला कोई भी, और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल में जो आपने डेबिट साइड बैलेंस किया है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, डेबिट साइड बैलेंस वाला। इसके बाद दोनों साइड ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी। यहाँ की भी जनरल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ही जनरल एंट्री आती हैं, जो कि यहाँ से ना समझ के आप नॉर्मल भी समझ सकते हैं। अगर फर्म ने इंटरनल पार्टनर का लोन दिया है तो इंटरनल पार्टनर लोन टू बैंक अकाउंट, फर्म से लोन इंटरनल पार्टनर के पास से आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरनल पार्टनर लोन। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी जनरल एंट्री नहीं है। आखिरी में सुन लेते हैं, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी है तो बेटा अब तक अगर रियलाइजेशन की शुरुआत जो हमने की बैलेंस शीट के साथ की, अगर बैलेंस शीट ना हो तो आप रियलाइजेशन कैसे बनाओगे? तो अगर क्वेश्चन में कभी भी बैलेंस शीट ना आए तो हम एक अकाउंट बना लेते हैं जिसे कहते हैं मेमोरेंडम, स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसको हम काम चलाऊ बैलेंस शीट भी कहते हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, मैं बोलती हूँ इसको क्योंकि इसका हम रियलाइजेशन में काम चलाने के लिए बनाते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी होगी। आपको कैपिटल दे रखा होगा, कैपिटल अगर क्रेडिट वाला हो तो इधर लिखना, डेबिट वाला हो तो इधर लिखना। उसके बाद क्रेडिटर दे रखा है तो क्रेडिटर्स, कैश दे रखा है तो कैश। अगर इधर की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वाली इधर लेंगे और सन्ड्री एसेट से बैलेंस करेंगे, और उल्टा हो जाए तो इधर सन्ड्री लायबिलिटी से बैलेंस करेंगे। उस केस में क्रेडिटर हमें नहीं गिवन होगा। तो इसे बनाने के बाद हम रियलाइजेशन बना सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बना सकते हैं। एग्जाम में आती ही नहीं है ये, लेकिन फिर भी बता दिया कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि ये वाले क्वेश्चन तो हमारे रिवाइज हुए ही नहीं। तो वैसे तो आपने ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा ही डन कर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा हाई फोकस आप रियलाइजेशन अकाउंट में रखो। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट अच्छा बना पा रहे हैं तो समझ लीजिए 90% चांसेस रियलाइजेशन अकाउंट के आने के, और रिमेनिंग चांसेस हमारे जनरल एंट्री आने के हैं, जो कि मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस की है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट रियलाइज की है और रेम्यूनरेशन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन की है, और लायबिलिटी पेड बाय गिविंग द एसेट्स इन फुल सेटलमेंट की है, इंटरनल पार्टनर लोन पेड और रिसीव्ड की है, रिजोल्यूशन प्रॉफिट रिजोल्यूशन लॉस की है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर फिनिश हो गया और अच्छे से क्लियर हो गया। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर आप इसके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। मेरी इंस्टा आईडी महाजन ईशा के नाम से है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बाय बाय।